हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 संबंध और फलन की चर्चा करेंगे। उसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आज हम। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों क्वेश्चन 12 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में R बराबर संबंध दिया है T1 T2 इस प्रकार है कि T1 और T2 बच्चे त्रिभुज है, दोनों समरूप है। देखो ये समरूप का निशान है। द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और T2 बच्चे भुजा है, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसको शॉर्ट में हमने लिखा है 5, 12, 13 भुजाओं वाला ये त्रिभुज T2 है। और T3 त्रिभुज जिसकी भुजा 6, 8, 10 है। बताइए कि T1, T2, T3 में कौन परस्पर संबंधित है। देखो सबसे पहले इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। चलो भाई ध्यान से देखना बात को। सबसे पहले स्वातुल्य की जांच करते हैं। तो स्वातुल्य के लिए ध्यान देना आप भाई। स्वातुल्य के लिए क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि T1 बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि T1 संबंध में है। इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाई दैट कि T1 के समरूप है। इसको हिंदी में लिख लेंगे ना आप, T1 समरूप है T2 के, मतलब सॉरी T1 के। कोई त्रिभुज अपने समरूप तो होगा ही ना। T1 समरूप है T1 के। अच्छा यहाँ भी T1 आएगा, सॉरी, क्योंकि स्वातुल्य में डबल डबल लिखता है ना। T1 समरूप है T1 के, इसका मतलब T1 समरूप है T1 के। बात समझ में आई। कोई त्रिभुज अपने समरूप तो होता ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब बच्चे ये है कि T1 स्वयं के समरूप है, स्वयं के समरूप है। सही बात है ना। कोई त्रिभुज अपने समरूप तो भाई है ही है, इसका मतलब ये स्वातुल्य है। अतः यह स्वातुल्य संबंध है। भाई कोई भी त्रिभुज अपने समरूप तो होता ही है। क्लियर मामला यहाँ तक का। ये हो गया स्वातुल्य। सममित की बात करेंगे। सममित के लिए क्या होगा, यदि T1 T2 संबंध में है, इसका मतलब ये हुआ कि T1 समरूप है। इसका मतलब बच्चे T1 समरूप है T2 के, T1 समरूप है T2 के। समझ रहे ना इसका मतलब ये। और तब अगर T1 T2 के जैसा है तो T2 भी तो T1 के जैसा होगा, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। बोलो हाँ या ना। तो इट इम्प्लाई दैट कि T2 T1 आल्सो संबंध में है। बोलो बात समझ में आई भैया। अगर हमने ये कहा कि T1 T2 संबंध में है, इसका मतलब T1 T2 समरूप है। ये समरूप का निशान है, T1 T2 समरूप है। तो इसको उल्टा लिख दे अगर हम, T2 समरूप है T1 के। सही बात है ना। मतलब ऐसे कहते हैं कि शीला जो है शर्मिला के जैसी है, या शर्मिला शीला के जैसी है। बात तो वही हुई ना। तो वही भाई T2 T1 के समरूप है, इसका मतलब T2 T1 संबंधित है किससे, संबंधित से। इसका मतलब क्या है ये, अतः यह सममित संबंध है। चलो स्वातुल्य हो गया, सममित हो गया। बात करते हैं संक्रामक की। देखो देखते हैं संक्रामक। तो लिखेंगे बच्चे माना। देखो यहाँ मान लेंगे, माना। जैसा कि आप जानते हो इसमें दो संबंध मान के चलते हैं। कौन कौन सा, AB और BC ना। तो मान लेते हैं T1 T2 बिलोंग टू रिलेशन, मतलब संबंध में है। इसका मतलब ये हुआ कि T1 समरूप है T2 के। बात समझ में आई। और T2 T3 बिलोंग टू रिलेशन, मतलब संबंध में है। इसका मतलब T2 समरूप है T3 के। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इसको स्टेटमेंट 1 बोल दें, कथन 1, इसको कथन 2 बोल दें, तो 1 और 2 को मिलाएं तो बात क्या समझ में आएगी। देखो यहाँ कह रहा है T1 T2 समरूप है, यहाँ कह रहा है T2 T3 समरूप है। इसका मतलब 1 व 2 से
क्या बात समझ निकल के आएगी? अगर 1 व 2 के मिलाओगे इसका मतलब T1 भी समरूप है किसके? T3 के। इट इम्प्लाइड दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T3 भी संबंध में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। देखो हमने कहा AB है, BC है और AC हम प्रूफ किए हैं, खुद सही लिखे, प्रूफ किए हैं। बात समझ रहे हो ना? AB और BC मान के हमें AC को प्रूफ करना होता है संक्रामक के लिए। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? अतः क्या है ये? अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। भाई ये तीनों हो गया ना। अगर ये तीनों हो गया इसका मतलब क्या है ये? अतः यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बात समझ में आई भाई? अगर ये तुल्यता संबंध है तो हमारा सिद्ध हो गया ना, लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब इसके बाद उसने जो है हमसे और कुछ पूछा। उसने कहा कि T1 त्रिभुज, T2 त्रिभुज, T3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज दिया, उनकी भुजाएं दे दिया, तीनों समरूप हमें कह रहा है। तो इनमें कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित है, मतलब कौन किसके समरूप है बताना है आपको। इसको एक बार नोट कर लो, बताएं फिर आगे। नोट हो गया जी? बोलो, मिटा दें? चलो देखो ऊपर का मिटा ले रहे हैं। अब इसको हम प्रूव करते हैं कौन किसके समरूप है। ध्यान देना आप यहाँ पे। सबसे पहले तीनों त्रिभुज बना लो आप। क्या बना लो? तीनों त्रिभुज बना लो पहले। देखो एक त्रिभुज दिया है T1, देखो 3 समरूप त्रिभुज बनाओ पहले आप। एक ये बनाया हमने, इसको नाम दिया T1। एक ये बनाया हमने समरूप त्रिभुज, इसको नाम दिया हमने T2। एक ये बनाया हमने त्रिभुज जिसको नाम दिया हमने T3। 3 समरूप त्रिभुज, उसने कहा तीनों समरूप है, हमने बना लिया 3 समरूप। अब देखो सबकी भुजाएं लिख दो भाई। भुजा कैसे लिखते हैं? देखो सबसे बड़ी वाली कर्ण होगा तो ये 5 लिखेंगे यहाँ पे। और देखो 3 4 5, देखो कैसे लिखे हैं? एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा है। 3 4 5, फिर ऐसे लिखेंगे 5 12 13। ध्यान दे रहे हो कैसे लिख रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में लिख रहे हैं। देखो 3 4 5, 5 12 13, इधर 8 10, 6 8 10, देखो 6 8 10। समझ में आ गया? त्रिभुज कैसे बनाए, कैसे लिखे, इतनी बात क्लियर है। देखो ये यहाँ 90 डिग्री इसमें है, इसमें 90 ये है, इसमें 90 ये है। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इसलिए कर्ण की तरफ हमने बड़ा लिखा है। बात क्लियर? अब देखो नोट हो गया कि ये वाली बात? पहला तीसरा है। हाँ बहुत सही, पहला तीसरा सम्मिलित है, पहचान गए ना? बहुत सही। अब देखो भाई सबका अनुपात निकालो। देखो अगर T1 और T2 चेक करें तो देखो T1 T2 में इनके संगत भुजाओं का अनुपात निकालो। T1 इसका 3/5, इसका 4/12, इसका 5/13, बराबर है क्या? नहीं बराबर है ना, इसका मतलब ये नहीं है भाई। ये क्या है? नहीं है। T1 T2 संबंधित नहीं है तो गलत हो गया। चलो आगे बढ़ो। T2 T3 देखो, देखो चेक करना पड़ेगा आपको ऐसे। 5 का 6 से 5/6 बराबर 12/8 बराबर 13/10, बराबर है क्या? नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है, संबंधित नहीं है। ये भी संबंधित नहीं है। अब देखो T1 T3 देखो, सबका हो गया ना। अब T1 T3 देखते हैं। देखो T1 का T2 से चेक किए, T2 का T3 से चेक किए, नहीं हुआ संबंधित। अब देखो 3 का 6, 3/6 बराबर 4/8। संगत भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं 5/10। ध्यान से देखो सब किसके बराबर आ रहा है? 1/2 के बराबर। सारी वैल्यू 1/2 के बराबर है ना। तो आता है T1 संबंधित है, समरूप है किसके? T3 के, और यही आपस में संबंधित है। ठीक है, हो गया आंसर। ये कौन संबंधित है? T1 और T3। ध्यान से देखो T1 और T3 का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती आ रहा है।
तो जिन संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा वही त्रिभुज क्या है, समरूप है। बात समझ में आ गई, नोट कर लो, कंप्लीट आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में संबंध R बराबर दिया है P1 P2 इस प्रकार है कि P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, और P1 क्या है, पॉलिनोमियल मतलब पॉलीगॉन बच्चे ने, बहुभुज। P क्या है, P माने पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या है, बहुभुज है। बहुभुज 1 और बहुभुज 2 इस प्रकार संबंधित है समुच्चय से कि P1 और P1 यानी P2 बहुभुज 1 और बहुभुज 2 में भुजाओं की संख्या समान है, ये संबंध है। द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है। करें कि लंबाई 3, 4, 5 की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, उसके बाद कह रहा है लंबाई 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से कौन कौन से बहुभुज जो समुच्चय ए में है संबंधित है, उन सबका समुच्चय लिखना है। बात समझो, समकोण त्रिभुज 3, 4, 5 से संबंधित सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो कह रहा है। बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान सुनना, सबसे पहले हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, स्वातुल्य चेक करेंगे। भाई स्वातुल्य में ध्यान से देखो आप, देखो हम कहेंगे P1 कामा P1 संबंध में है। भाई देखो P1 कामा P1 संबंध में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P1 व P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी। बोलो हाँ या ना, क्यों जी, P1 व P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी, बोलो हाँ या ना। स्वतुल्य है कि नहीं है, बहुत सही, स्वतुल्य है। भाई ये स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य है, एक तो सिद्ध हो गया। चलो अब आगे बढ़ो, सममित पे देखो। भैया सममित पे क्या देख रहे हो आप, यदि P1 P2 संबंध में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, संख्या समान है। अच्छा ही बताओ, अगर हम कहते हैं P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो इसका उल्टा बोल सकते हैं, तब P2 व P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। बोलो हाँ है ना, भुजाओं की संख्या समान होगी, समान होगी। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि P1 P2 में भुजा की संख्या समान है तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि P2 P1 में भुजाओं की संख्या समान है। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि P2 और P1 भी संबंध में है। बोलो अगर हमने कहा संबंध में ए बी है तो इसका उल्टा बी ए भी तो है, तो अतः क्या होगा ये, अतः सम्मित संबंध है, ये सम्मित भी है भाई। अब बात करते हैं संक्रामक की, संक्रामक की। हाँ इसे मान लेंगे, माना P1 P2 संबंध में है, P1 P2 संबंध में है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या समान है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। और देखो, और इसको मान लिए, दो चीज मान रहे हैं भाई, P2 कामा P3 संबंध में है भी मान लिए। इसका मतलब क्या हुआ, P1 व P3 में भुजाओं की संख्या समान है। देख लो सेम है, डैश कर दिए, इक्वेशन 2। बात समझ रहा हो। अगर हम ये मान लिए कि P1 P2 संबंध में है, इसका मतलब P1 व P2 भुजाओं की संख्या समान है।
P2 P3 मान लिए संबंध में है, इसका मतलब P1 व P3 में भुजाओं की संख्या समान है। अगर ये दो मान लिए तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हो कि P1 व P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। बोलो हाँ या ना। भाई अगर हम कह रहे हैं राम के पास जितना पैसा है उतना पैसा मोहन के पास है, ठीक है, जितना पैसा मोहन के पास है उतना पैसा सोहन के पास है, बात समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर जितना सबके पास पैसा बराबर है, तो वही यहाँ बोल दिए भुजा के लिए जितना भुजा P1 में है उतनी भुजा P2 में है, जितनी भुजा P2 में उतनी भुजा P3 में है। इसका मतलब जितनी भुजा P1 में है उतनी भुजा P3 में है कि नहीं। इट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हुआ भैया कि P1 P2 P3 P1 P3 संबंध में है, इसका मतलब P1 और P3 भी संबंध में है। अतः यह संक्रामक भी है, संक्रामक संबंध है। अगर ये तीनों है तो लास्ट में बोलेंगे इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि भाई तीनों हो गया तो तुल्यता संबंध है। अगर ये तुल्यता है तो सिद्धम हो गया ना, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। यही तो हमें सिद्ध करना था गुरु, तीनों है ना, सिद्ध कर दिया हमने कि ये संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। देखो स्टेटमेंट तो आपको लिखना पड़ेगा, वो लिखने का ही नंबर यहाँ मिलेगा। ये स्टेटमेंट आपको इस तरह से बढ़िया लिखना पड़ेगा कि P1 संबंध में, इसका मतलब क्या हुआ कि P1 व P1 में भुजाओं की संख्या समान है। अगर एक ही बहुभुज है तो भुजाओं की संख्या समान तो होगी ही, है कि नहीं। अब भाई इसके बाद ऊपर का नोट कर लिए हो आप, स्वतुल्य वाला हो गया है ना। अब देखो अगर हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये दो लाइन इधर का मिटा रहे हैं हम, इसके बाद समझना इस बात को आप। आगे क्या पूछा उसने, आगे पूछा 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये बताओ 3, 4, 5 का ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा ये बताओ इसमें कितने भुजा हैं, 3 भुजा है ना। कह इससे संबंधित सभी कौन कौन से बहुभुज होंगे। भैया देखो ये संबंध भुजाओं की संख्या पर आधारित है और ये एक त्रिभुज है, इसका मतलब इसमें 3 भुजा हैं। तो ऐसे सभी बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी वे सब इससे संबंधित है कि नहीं। इसका मतलब दुनिया के हर एक त्रिभुज, चाहे वो समकोण हो चाहे ना हो, उसमें भुजा की संख्या 3 तो होगी ना, क्योंकि समकोण से तो कहा नहीं, उसका भुजाओं की संख्या पर। यह संबंध किस पे आधारित है, भुजाओं की संख्या पर। बहुभुज में भुजा की संख्या समान होनी चाहिए, बस समकोण हो जाए भाड़ में जाए, बात समझ लो कि नहीं। भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, मतलब इसका समुच्चय क्या बनेगा, ऐसे सभी बहुभुज, ध्यान सुनना हमारी बात को, ऐसे सभी बहुभुज जिसमें 3 भुजा है, 3 भुजा है, ये इससे संबंधित है। बात समझ में आई। ऐसे सभी बहुभुज का समुच्चय जिसमें 3 भुजा है। अगर 3 भुजा है मतलब त्रिभुज है। अब दुनिया का हर त्रिभुज इस 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक त्रिभुज समकोण त्रिभुज 3, 4, 5 से संबंधित है। बात समझ में आएगी। हमने उसको क्या बताया, हमने कहा कि दुनिया का हर त्रिभुज जिसमें 3 भुजा हैं वो क्या है, इससे संबंधित है। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का, सेकंड वाले पार्ट का। बोलो बात क्लियर है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों कह रहा है मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R एक संबंध है जिसमें कि L1 L2 इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के, मतलब रेखा 1 लाइन 2 के समांतर है। बात समझ में आई? सिद्ध करो कि यह एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो एक एक सवाल यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ा गया है लास्ट में सब में। सबसे पहले तुल्यता सिद्ध करना है, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है भाई, ध्यान देना। स्वातुल्य के लिए क्या लिखेंगे भैया, ध्यान से सुनो। स्वातुल्य के लिखेंगे L1 बिलोंग टू रिलेशन, मतलब L1 से संबंधित है। इसका मतलब भाई क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनो, अगर L1 से संबंधित है इसका मतलब क्या हुआ कि इट इम्प्लाई दैट L1 के समांतर है। बोलो कोई दिक्कत है? अरे भैया कोई भी रेखा अपने समांतर तो होगी ही ना, बोलो है ना। इसका मतलब है L1 स्वयं के समांतर है, स्वयं के समांतर है। अरे भैया कोई भी रेखा अपने समांतर तो होती ही है, इसका मतलब ये स्वातुल्य है। बोलो क्लियर है? देखो ये स्वातुल्य हो गया ना, ठीक है। अब देखो सममित के लिए भाई ध्यान देना, सममित के लिए क्या बोलोगे, यदि L1 जो है L2 संबंध में है तो इसका मतलब हुआ कि L1 जो है समांतर है L2 के। बोलो इसका मतलब L1 जो है समांतर है L2 के। अगर भाई L1 L2 के समांतर है तो इसको उल्टा बोल सकते हैं ना, L2 L1 के भी समांतर है ना। अगर L1 L2 संबंध में है इसका मतलब L1 L2 समांतर है। अगर इसको उल्टा लिखें तो L2 L1 भी समांतर है। ये फर्दर इंप्लाई करे कि L2 L1 भी संबंध में है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया ये भाई, ये सम्मित भी हो गया। देखो ये सम्मित भी हो गया, समझ रहे हो ना बात को? अच्छा लिख तो लोगे ना हिंदी में इसको, L1 समांतर है L2 का, इसका मतलब L1 और L2 समांतर है, इसका मतलब L2 और L1 समांतर है, सम्मित भी हो गया। अब देखो संक्रामक की बात समझते हैं। संक्रामक की, ये देखो संक्रामक के लिए क्या है, ये माना, देखो मान लेते हैं, माना L1 L2 संबंध में है, इसका मतलब ये कि L1 जो है समांतर है L2 के, इक्वेशन 1 हो गई। तथा और क्या मान लिए, L2 L3 संबंध में है, इसका मतलब अगर L2 L3 भैया संबंध में है इसका मतलब ये हुआ कि L2 जो है समांतर है L3 के। बात समझ रहे हो कि नहीं आप? अब देखो भैया अगर L1 L2 के समांतर है, एक लाइन बना लो आप यहाँ, देखो एक लाइन L1 है ये, एक लाइन L2 है ये। देखो L1 L2 के समांतर है और L2 जो है L3 के समांतर है। अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, इसका मतलब L1 L3 भी तो समांतर है। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से भाई क्या कहेंगे, L1 समांतर है L3 के। इट आल्सो इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 भी संबंध में है। तो क्या हो गया ये, अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। भाई अगर ये संक्रामक संबंध है तो आप कह सकते हो कि अतः यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बात समझ में आएगी नहीं? देखो ये स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अगर तीनों है तो ये कैसा है, तुल्यता संबंध है। अब ध्यान देना एक बात हमारी और, इसने कहा रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। मतलब देखो रेखा y बराबर 2x + 4 ये रेखा है जिसकी पूर्णता कितनी है, कौन बताएगा? पूर्णता m का मान 2 है, y अंतःखंड c का मान कितना है, 4 है, क्योंकि इसको तुलना कर दिए y बराबर mx + c से। बात समझ में आई? इसमें m का मान कितना है, 2, c का मान कितना है, 4। अब भाई एक रेखा ऐसी है जो जिसकी पूर्णता 2 है और c का मान 4 है, y अंतःखंड। अब देखो मान लो ये कोई ऐसी रेखा है, ये पूर्णता 2 है इस प्रकार के,
ये ऐसी रेखा है, ये सी, वाई अंतःखंड 4 है, प्रवणता 2 है, m का मान। तो इस रेखा से संबंधित सभी रेखाओं को हमें लिखना है, मतलब हमें प्रवणता 2 ही रखना है, अंतःखंड आप चेंज कर सकते हो। तो ये ऐसी कितनी रेखाएं बनेंगी, तो कहोगे ऐसी भैया अनंत रेखाएं बनेंगी जो इस रेखा से संबंधित हो और जिनकी प्रवणताएं क्या हो, 2 हो। देखो ये सभी रेखा जो है, ये सभी रेखा जो हम खींच रहे हैं, ये सभी रेखा हमारा इसका आंसर है, समझ रहे हो कि नहीं। ये सभी रेखा सबकी प्रवणता ढाल 2 है और वाई अंतःखंड कितना है, 4 है। बात समझ रहे हो कि नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, अतः y बराबर 2x प्लस सी क्या है, y अंतःखंड। भाई सी का मान हम क्या है, तो कहोगे सी बिलोंग टू रियल नंबर, सी वास्तविक संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती है, ढाल 2 ही रखो। y बराबर 2x प्लस सी, जहां सी वास्तविक संख्या है, इन सभी रेखाओं से, मतलब इस रेखा से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय है। बात समझ में आई। तो y बराबर 2x प्लस सी का मान बदल दो बस। देखो सी का मान चेंज करो बस। देखो ये सी का मान ही तो यहाँ चेंज कर रहे हैं हम, अलग अलग सी का मान रखे हैं, ये सब अलग अलग सी का मान रखे हैं भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये सब अलग अलग सी का मान रखे हैं, सबकी प्रवणता 2 ही है। तो ये रेखा जो y बराबर 2x प्लस सी है, ये ऐसी सभी रेखाओं का समुच्चय है, बहुत सारी अनंत रेखाएं इसमें हैं जो इस रेखा से संबंधित है, मतलब इसके समांतर है। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों, इसको नोट कर लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 में संबंध r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। इसमें बताना है आपको स्वातुल्य, सममित और संक्रमक की जांच करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो ये 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट हैं, ये बताओ क्या 1 1 से लेके 4 4 तक इसमें है। देखो 1 1 है, 4 4 है, 2 2 है और 3 3 है, इसका मतलब ये देखो भैया स्वातुल्य है, स्वातुल्य है। सममित देखो, सममित की जांच करो भाई। सममित में देखो 1 2 का उल्टा क्या, देखो क्या 2 1 है, कहीं दिख रहा है, नहीं है ना, तो पहले ही सममित नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। बात समझ रहे हो ना, तो सममित नहीं है भाई, स्वातुल्य है लेकिन सममित नहीं है। अब संक्रामक देख लो यहीं पे, संक्रामक, संक्रामक में भाई क्या है, देखो अगर इसको ए बी मान ले, ए बी, तो इसको बी सी मान ले तो ए सी खुदा ही हो जाएगा ये। अगर इसको ए बी मान ले तो कौन ए बी कोई बन सकता है, नहीं, तो ये तो संक्रामक है भाई, ये है। आगे देखो ये डबल डबल वाला सब होता ही है, अगर इसको ए बी मान ले तो इसको बी सी मान ले तो ए सी खुदा ये हो जाएगा, है ना। अगर इसको ए बी मान ले, अगर इसको ए बी इसको बी सी मान तो ए सी 1 2 होगा, यहाँ बैठा है। और अगर इसको ए बी मान ले, ध्यान देना, अगर इसको ए बी मान ले, किसको, इसको 3 2 को ए बी मान ले, 3 2 को ए बी मान ले बच्चे, तो बी सी किसको मान ले, इसको मान ले बी सी, तो ए सी क्या होगा 3 3 जो कि खुद ही है ना। इसका मतलब ये संक्रमक है, ध्यान दो संक्रमक है। अगर ए बी मानोगे इसको, बी सी इसको मानोगे तो ए सी देखो 3 3 होगा, ये खुद ही है। हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर ये ए बी मानोगे भाई, एक मिनट थोड़ा गलत हुआ, अगर इसको ए बी मानोगे तो बी सी 2 से स्टार्ट होगा, तो बी सी आप इसको मानोगे, फिर अगर बी सी इसको मानोगे तो ए सी कौन होगा 3 और 2 खुदे हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब संक्रमक है, इसका मतलब स्वातुल्य है, संक्रमक है, सम्मित नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, आप मैच कर लो इसमें से, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब भाई देखो इसमें कह समुच्चय n में, n माने प्राकृतिक संख्या में r बराबर संबंध दिया है ए बी सच दैट a बराबर b माइनस 2। अब कह रहा है b का मान 6 से बड़ा है भाई, b का मान 6 से बड़ा रखो। यहाँ पे देखो b का मान एक बार भैया हमने 7 रख दिया, 6 से बड़ा उसने खुद ही कहा है 7 रखो, तो a बराबर क्या आएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5 आएगा। संबंध देखो 5 का मान 7 बन गया, कोई है इसमें,
5 का मान 7 नहीं है। अब देखो b का मान 8 रखो, तो a बराबर क्या आएगा 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो क्या बन गया 6 का मान 8। इसमें कोई है देखो, हाँ ये सी वाला है, तो सी सही हो गया। बात समझ में आया। अच्छा आप कहोगे b का मान सर 6 ज़्यादा क्यों रखे, भैया दिया है खुद ही, b का मान 6 से बड़ा रखना है, उसने खुद ही कहा है। तो यहाँ 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, उनमें से एक सेट हो जाएगा। देखो सेट हो गया सी वाला, तो इसका सी सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी के साथ बच्चे हमारा प्रश्नावली 1.1 कंप्लीटली समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तुल्यता संबंध, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या तुल्यता संबंध, उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।